साथियों नमस्कार। आज इस वीडियो के अंतर्गत हम हिंदी साहित्य इतिहास की लेखन परंपरा जो अब तक रही है और उनमें से बड़े बड़े जो लेखक हैं जिनका विभिन्न विद्वान काफ़ी आदर करते हैं, जिनके इतिहास ग्रंथों का काफ़ी मान है, जिनके इतिहास ग्रंथों के साक्ष्य दिए जाते हैं और जो हमारे प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ऐसे इतिहास ग्रंथों की जो परंपरा रही है हिंदी साहित्य के अंतर्गत, उन इतिहास ग्रंथों की का एक क्रम से हम इस वीडियो में अध्ययन करेंगे। चलो शुरू करते हैं। प्रथम बार जो हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है वो गार्सा द तासी, जो एक फ्रेंच यानी फ्रांसीसी विद्वान थे। इन्होंने फ्रेंच भाषा में इस्तवार द ला लिटरेचर हिंदुस्तानी नाम से ये ग्रंथ लिखा और ये ग्रंथ है दो भागों में विभक्त है। पहला भाग 1839 में प्रकाशित हुआ और दूसरा भाग 1847 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। और साथ ही ये जो द्वितीय संस्करण में ये जो ग्रंथ है ये 3 भागों में विभक्त हो गया और इस द्वितीय संस्करण में जो 2 भागों में विभक्त था वो 3 भागों में जो विभक्त हुआ, इसका प्रकाशन हुआ 1871 में। इसलिए हमें ये जो सन है, ये जो समय काल है, इसको ध्यान में रखते हुए हमें 1839 में प्रथम भाग प्रकाशित हुआ, दूसरा भाग 1847 में। लेकिन जब द्वितीय संस्करण में इसके 3 भाग कर दिए गए तो ये द्वितीय संस्करण 1871 में प्रकाशित हुआ। हमें तीनों तारीखें दिनांकें हमें याद रखनी चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं कि इसमें कुल 738 कवियों में से कुल 738 कवियों का इसमें वर्णन मिलता है, उसमें से मात्र 72 कवि हिंदी के हैं। तो इसका मतलब क्या है, हिंदी और उर्दू दोनों भाषा के कवियों का इसमें स्थान दिया गया है, लेकिन हिंदी के कवि कम है। इसलिए ये प्रथम इतिहास ग्रंथ अवश्य हैं, लेकिन साहित्य के इतिहास से हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों के लिए हिंदी साहित्य के ज्ञान के हिसाब से ये ग्रंथ उतना महत्वपूर्ण नहीं है। बस महत्वपूर्ण इसलिए है कि ये प्रथम प्रयास था हिंदी साहित्य के इतिहास को लिखने का और इसमें अंग्रेजी वर्ण क्रमानुसार कवियों का विवरण दिया गया है। जैसे कोई भी कवि है, कबीरदास है, वो के हिसाब से पहले आएंगे और उसके बाद में जो दूसरे कवि है जैसे तुलसीदास जी है वो टी के, जैसे उनका नाम टी से शुरू होगा तो वो नाम वो बाद में आएगा। इस प्रकार से ये इसमें त्रुटि है कि अंग्रेजी वर्ण क्रम के अनुसार, चाहे उसका काल कोई सा भी रहा हो, यानी वो कवि अगर आदिकाल का है लेकिन अगर उसके जो वर्ण क्रम में वो बाद में आता है तो उसका वर्णन बाद में किया गया है। इस प्रकार से है, लेकिन प्रथम प्रयास है। इसके बाद हम देखते हैं दूसरा प्रयास किया था महेश दत्त शुक्ल। ये हिंदी भाषा में प्रथम जो बार प्रयास किया गया, इनका इतिहास ग्रंथ है, उसका नाम है भाषा काव्य संग्रह। लिखा इन्होंने 1873 ईस्वी में। तो 1839, 1846, 1871 ये जो समय काल है ये गार्सा तासी के इतिहास ग्रंथ से संबंधित है। उसके बाद में 1873 में हिंदी भाषा का इतिहास ग्रंथ हिंदी भाषा में प्रथम बार इन्होंने महेश दत्त शुक्ल जी ने लिखा और उसका नाम था भाषा काव्य संग्रह। इसके बाद हम देखते हैं कि तीसरे नंबर पे शिव सिंह सेंगर एक बड़ा नाम है। इन्होंने हिंदी भाषा में शिव सिंह सरोज के नाम से एक ग्रंथ लिखा और इसका प्रकाशन हुआ 1883 ईस्वी में और इसमें कुल 883 कवियों का वर्णन किया गया है। और इसी में जैसे हमारे प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न आया करते हैं कि केशव दास को कठिन काव्य का प्रेत किसने कहा है, ये कहाँ किस ग्रंथ में मिलता है। और अक्सर हम इसका अनुमान ये लगा लेते हैं कि केशव दास को कठिन काव्य का प्रेत शुक्ल जी ने कहा होगा, लेकिन शुक्ल जी ने उन्हें हृदयहीन कवि कहा है। कठिन काव्य का प्रेत शिव सिंह सेंगर ने अपने इतिहास ग्रंथ शिव सिंह सरोज में उनको कहा है। ये ध्यान में रखने की महत्वपूर्ण बात है।
ये जो हिंदी भाषा में लिखा गया था। इसके बाद हम देखते हैं नंबर 4 डॉक्टर जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। ये इन्होंने पहली बार व्यवस्थित तरीके से सच्चे अर्थों में इस इतिहास ग्रंथ को लिखा। 1888 ईस्वी में द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान ये ग्रंथ इन्होंने लिखा, जो देश की क्षेत्रीय भाषाओं के हिसाब से इन्होंने लिखा था, और अंग्रेजी में ये ग्रंथ लिखा गया है। सही अर्थों में हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ ये माना जाता है। ये 11 खंडों में है और काल क्रमानुसार इसका उन्होंने वर्णन किया है, और कुल 952 कवियों का काल क्रमानुसार तथा प्रमुख प्रवृत्तियों के आधार पर वर्णन किया है। और एक अंग्रेजी के बड़े भारी विद्वान थे, अंग्रेजी सरकार उस समय यहाँ थी, तो इनसे प्रेरणा लेकर बाद में हमारे हिंदी साहित्य के विद्वानों ने इतिहास ग्रंथ लिखने और उसमें तेजी आई हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथों को लिखने की। और इसके बाद में हम देखते हैं 5वें नंबर पर मिश्र बंधु। तो मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको ये जो ग्रंथ है इनको यहाँ पर डिटेल में, क्योंकि हम एक संक्षिप्त अध्ययन कर रहे हैं, हमारे मस्तिष्क में एक मोटा मोटा एक बड़े बड़े बिंदु हमारे मस्तिष्क में आ जाए कौन कौन से विद्वान हैं, इस हिसाब से बाकी इनके पीडीएफ नोट्स आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएंगे, आप वहां जाके उनको डाउनलोड करके देख सकते हैं। तो अब हम देखते हैं कि 5वें नंबर पे है मिश्र बंधु, और इन मिश्र बंधुओं में भी गणेश बिहारी, श्याम बिहारी और सुखदेव बिहारी मिश्र, इन तीनों बंधुओं ने, भाइयों ने मिलकर एक बहुत बड़ा इतिहास ग्रंथ, जो अब तक का सबसे बड़ा हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ कहा जाता है, वो मिश्र बिंदु विनोद 4 भागों में लिखा है। और इसके प्रथम 3 भाग 1913 ईस्वी में और चतुर्थ भाग 1934 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। इसमें कुल 4591 कवियों का जीवन वृत्त दिया गया है, उनके जीवन का वर्णन किया गया है, बड़ा भारी ग्रंथ है। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इस ग्रंथ को कवि वृत्त संग्रह की संज्ञा दी है, यानी इसमें इतिहास जैसी कोई बात नहीं है, कवियों का विवरण इसमें दिया गया है। इसके बाद हम देखते हैं उनके हिसाब से, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के हिसाब से। अब हम देखते हैं नंबर 6 एडविन ग्रीव्स। इन्होंने 1917 ईस्वी में अंग्रेजी भाषा में ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर नामक ग्रंथ लिखा। ये इसलिए है कि ये भी दोनों ग्रंथ है, एडविन ग्रीव्स 1917 में ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर और FEK 1920 ईस्वी में इन्होंने लिखा अंग्रेजी भाषा में ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर। ये दोनों ग्रंथ भी कभी कभी आ जाते हैं परीक्षाओं के हिसाब से, और काल क्रमानुसार कि कौन सा ग्रंथ कब लिखा गया इस प्रकार से भी पूछा जाता है, तो हमारे लिए ये मददगार होगा। उसके बाद में है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जो यहाँ नंबर 8 पे आपको आप देख पा रहे हैं। हिंदी साहित्य के अध्येता के लिए, हिंदी साहित्य के विद्यार्थी के लिए, हिंदी साहित्य के विद्वान के लिए ये इतिहास ग्रंथ और रामचंद्र शुक्ल जी कितने महत्वपूर्ण हैं ये आप जानते हैं। रामचंद्र शुक्ल जी के बिना हिंदी साहित्य या हिंदी साहित्य के इतिहास की बात हो जाए ये संभव नहीं है। तो सन 1929 में हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ लिखा, जो अब तक का सर्वाधिक तार्किक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण का परिचय इस ग्रंथ में इन्होंने दिया है। लगभग 1000 कवियों को शामिल किया है, उनका उल्लेख किया गया है। और ये जो ग्रंथ है 1940 ईस्वी में संशोधित रूप से ये प्रकाशित हुआ था। हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में 1929 में इन्होंने इस ग्रंथ को लिखा था, और उसके बाद में इसको पुस्तक के रूप में इन्होंने 1929 में ही प्रकाशित करवा दिया था, और उसमें कुछ और जोड़ के 1940 में पूर्ण रूप से, अंतिम रूप से ये ग्रंथ प्रकाशित हुआ। इस ग्रंथ में उन्होंने अपनी मौलिक स्थापनाएं इस प्रकार से दी है, और उनके तर्क, उनकी जो वक्तव्य है, उनके जो कथन हैं, वो आज दिन तक विद्वानों की शोध का विषय बन रहे हैं। तो इसके बाद हम देखते हैं कि डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी, इन्होंने भी बड़ा अच्छा इतिहास ग्रंथ लिखा है। 1938 ईस्वी में हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, और बड़ा ग्रंथ है, लेकिन इसमें ये ग्रंथ है कि अधूरा ग्रंथ है, क्योंकि इसमें आदिकाल और
भक्ति काल तक का ही विवरण हमें मिलता है, उसके बाद का विवरण इसमें नहीं मिलता है। वो किसी कारणों से इस इतिहास ग्रंथ को पूरा नहीं कर पाए, ये अधूरा इतिहास ग्रंथ है। इसमें 7वीं शताब्दी से हिंदी साहित्य का आदिकाल माना गया है, ये बड़ी बात है। इसके बाद में हम देखते हैं नंबर 10 आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। ये भी हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथों में एक बड़ा नाम है और सर्वाधिक इतिहास ग्रंथ जिन्होंने लिखे हैं वो है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। हालांकि ये तीनों जो ग्रंथ हैं छोटे छोटे पुस्तकों के रूप में हैं और हिंदी साहित्य की भूमिका जो 1940 में ईस्वी में प्रकाशित हुआ, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास और हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952 ईस्वी में ये दोनों ग्रंथ प्रकाशित हुए। और हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को आदिकाल का जो नाम दिया था ये आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने ही दिया था। और प्रथम बार आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की जो कथन है, उनकी जो स्थापनाएं हैं, बहुत सारी स्थापनाएं हैं, उनका अकाट्य तर्कों के द्वारा ठोस जवाब दिया है। उनकी बहुत सारी धारणाओं को जो है द्विवेदी जी ने नकार दिया है और उनके बहुत बड़े आलोचक भी ये कहे जाते हैं। हालांकि बहुत सारी चीजों का इन्होंने समर्थन भी किया है, लेकिन रामचंद्र शुक्ल जी के इतिहास ग्रंथ को अगर किसी ने ललकारा है, किसी ने अगर उसका आलोचना की है सही अर्थों में, तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। इनके नाम पर और अलग अलग वर्ग बढ़ जाते हैं आगे विद्वानों में। कोई हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का समर्थन करता है, कोई आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का समर्थन करता है। इसका मतलब है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी एक बहुत तार्किक दृष्टिकोण रखने वाले, संस्कृत से जुड़े हुए और परंपरा के निरंतर चलते रहने का उन्होंने अपने इतिहास ग्रंथों में दिखाया है ऐसा। और इसके बाद हम देखते हैं डॉक्टर नगेंद्र। डॉक्टर नगेंद्र का जो इतिहास ग्रंथ है वो 1873 ईस्वी में आया और डॉक्टर नगेंद्र का इतिहास ग्रंथ संपादित है। उन्होंने मौलिक रूप से इसको लिखा नहीं है, लगभग 25 लेखकों ने 17 अध्यायों में इसको लिखा है और इसको शुक्ल जी के ग्रंथ के बाद सबसे प्रामाणिक ग्रंथ माना गया है। मैं फिर कह रहा हूँ ये मौलिक ग्रंथ नहीं है, इसमें जो है 25 लेखकों ने मिलकर 17 अध्यायों में लगभग 1000 पृष्ठ का एक बहुत बड़े आकार का ग्रंथ है। और इसमें जो दूसरे ग्रंथ अब तक लिखे गए 1973 से पहले के जो इतिहास ग्रंथ लिखे गए इतने सारे, इन सब की कमियों को निकाल के इनकी अच्छाइयों का या इनकी जो विशेषताएं हैं जो तार्किक रूप से सही थी उनको इन्होंने अपने इतिहास ग्रंथ के संपादन के रूप में या इतिहास ग्रंथ के की सामग्री के रूप में इन्होंने लिया है। ये इसलिए है कि इन्होंने बाद में लिखा, बाद में कई प्रकार के खोजे हुई, कई प्रकार के शोध हुए, उन शोधों से बहुत सारी जो भ्रांतियां थी उनका निराकरण हुआ। तो उन भ्रांतियों का निराकरण करते हुए डॉक्टर नगेंद्र ने अपने संपादित इतिहास ग्रंथ की विशेष सामग्री को तैयार किया है, जो अब तक का श्रेष्ठ इतिहास ग्रंथ है। जो एक प्रतियोगी परीक्षाओं में भी इस इतिहास ग्रंथ को काफी माना जाता है। इसमें जो लिखा है उसको साक्ष्य के तौर पर एक काफी मजबूत साक्ष्य के रूप में लिया जाता है। इसके बाद भी 1996 में डॉक्टर बच्चन सिंह ने हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास लिखा है। बहुत सारे इतिहास ग्रंथ हैं, आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में वो सब मिल जाएंगे कि किसने क्या लिखा है। बहुत सारे कम से कम 20 और नाम है ऐसे। और 1965 में डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास लिखा। उसके बाद में 2007 में वो विश्वनाथ त्रिपाठी जी ने हिंदी साहित्य का सरल इतिहास लिखा और बहुत सारे इतिहास ग्रंथ लिखे गए। और इस तरह से हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथों की एक लंबी और सुदीर्घ परंपरा अब तक चली आ रही है। तो इस वीडियो से हमने देखा कि हमारे हिंदी साहित्य के इतिहास को जो एक व्यवस्थित रूप देने का जो सिलसिला शुरू हुआ था वो कब से कब तक चल रहा है और ये इस प्रकार से विवरण है। आशा है आपको ये पसंद आएगा और आप इसके नोट्स चाहे तो आप अपने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में जो PDF नोट्स आपको मिल जाएंगे। धन्यवाद।